हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग बच्चा, कैसे हो? क्या हाल चाल? गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड नून, गुड नून, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो भाई? क्या हाल चाल? एक बार आवाज वगैरह का कंफर्मेशन दो, सब कुछ परफेक्ट है? हेलो बच्चा। हेलो एवरीवन। क्या हाल है? कैसे हो आप सब? सब सही, सब बढ़िया। ओके। तो कल तुम लोगों की क्लास नहीं हुई थी, है ना? कोई बात नहीं। कल तबीयत नहीं ठीक थी, वैसे आज तो अभी आवाज से समझ में आ रहा होगा कि जुकाम जबरदस्त है मुझे। तो कल उसी की वजह से मैं क्लास नहीं ले पाई थी। ठीक है। आप लोग बताओ, क्या हाल चाल आप लोगों के? सब बढ़िया चल रहा है? सब ठीक ठाक चल रहा है? ओके। चलो अच्छा बताओ, लास्ट क्लास में जीएसटी कंप्लीट करवा दिया था, किसी को कोई डाउट है उससे रिलेटेड तो प्लीज पूछ लो। किसी को किसी तरीके का कोई भी डाउट है उससे रिलेटेड तो प्लीज पूछ लो। नहीं तो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बच्चा। तो देखो, मैंने आप लोगों को क्या चीज ऑलरेडी पढ़ा दी है। तो देखो, हमने बजट की बात करी थी। तो बजट मैंने आपको यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ाया था। एक थी इनकम यानी सरकार की आय, और दूसरा था एक्सपेंडिचर यानी सरकार के खर्चे। इनकम दो पार्ट्स में डिवाइड थी। ठीक है। कौन कौन सी इनकम थी? रेवेन्यू इनकम थी और कैपिटल इनकम थी, है ना? अच्छा। रेवेन्यू इनकम फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड करी थी हमने। कौन कौन सी? एक था टैक्स और एक था नॉन टैक्स। टैक्सेस अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड थे। एक को हमने कहा था डायरेक्ट टैक्सेस और एक को हमने कहा था इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस को डिटेल में पढ़ चुके, इनडायरेक्ट टैक्सेस को डिटेल में पढ़ चुके, यानी ये पोर्शन आपका फिनिश हो गया पूरा का पूरा। ठीक है। ये पोर्शन हमारे लिए क्या हो गया? फुल फिनिश हो गया। रेवेन्यू, कैपिटल, टैक्स, नॉन टैक्स, फिर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ये वाला पोर्शन हमारा पूरा फिनिश हो गया। ठीक है। आज हमको क्या करना है? इस पोर्शन को डिस्कस करना है। एक्सपेंडिचर के बारे में आज की क्लास को हमें बात करनी है। देखो, शुरू होते ही प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब कह रहे हैं कोई कि पेन ज्यादा मोटा है, कभी तुम कहते हो कि पेन ज्यादा पतला है ना? थोड़े दिन के बाद तुमको थोड़ी और छूट दे दूं मैं, तो कहोगे मैम आप थोड़ी ज्यादा मोटी लग रही हो, पतली होकर आओ। या फिर पतली हो जाऊं तो मैम थोड़ी ज्यादा पतली लग रही हो, मोटी होकर आओ। है ना? थोड़े दिन के बाद ऐसा भी करना शुरू कर दोगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करोगे? नहीं नहीं, कर लो। अरे मुझ पे भी कमेंट कर लो, अब ऐसा भी क्या है। राइटिंग्स पे तो कर ही रहे हो शुरू से, कभी मोटा कभी पतला, है ना? बहुत बहुत जज करते हो तुम लोग, रेसिस्ट कहीं के सारे हैं। चलो, अभी दूसरे में पेन पतला ही करके लिखूंगी। ये मैंने बड़ा बड़ा इसलिए लिख दिया क्योंकि इस पे और कुछ लिखना नहीं था हमें। ठीक है। डोंट वरी। ओके। तो चलो, तो हम एक्सपेंडिचर का पोर्शन आज की क्लास में स्टार्ट करें। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? यहाँ सब कुछ सही है? डन। ओके। चलो, तो फिर आज की क्लास पे हम बात करते हैं सरकार के एक्सपेंडिचर, यानी इसे हम कहते हैं सरकार के खर्चे। ध्यान से सुनना शुरू करना। सरकार के एक्सपेंडिचर यानी सरकार के खर्चे। तो बच्चे, जिस तरीके से इनकम दो पार्ट्स में डिवाइड था ना, जिस तरीके से इनकम दो पार्ट्स में डिवाइड था, रेवेन्यू और कैपिटल, है ना? इसी तरीके से सरकार के व्यय यानी खर्चे भी दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक को हम कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हिंदी में राजस्व खर्चे। एक को हम क्या कहेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी राजस्व खर्चे। और एक को हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजी खर्चे। ठीक है। तो जिस तरीके से
इनकम दो पार्ट्स में डिवाइड थी, रेवेन्यू और कैपिटल। इसी तरीके से एक्सपेंडिचर भी दो पार्ट्स में डिवाइड है। अब वो देख लो ध्यान से कौन कौन सी एक्सपेंडिचर है। एक है आपके लिए रेवेन्यू और दूसरा है आपके लिए कौन सा एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो इनके डिफरेंस को समझने के लिए लास्ट क्लास वापस चलते हैं और बात करते हैं कैपिटल इनकम की। चलिए जल्दी से आंसर देना स्टार्ट करिए। व्हाट इज कैपिटल इनकम? देखो मैं क्या पूछ रही हूँ, कैपिटल इनकम शब्द का मतलब क्या है? सारे के सारे बच्चे डेफिनेशन बताओ। व्हाट इज कैपिटल इनकम? कैपिटल इनकम शब्द का मतलब क्या होता है? हाँ जी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर देना स्टार्ट करो। व्हाट इज कैपिटल इनकम? जल्दी से आंसर देना स्टार्ट करो बच्चे। कैपिटल इनकम, कैपिटल इनकम हमें पता है, फिर इसीलिए हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ बढ़ेंगे। पहले हमें कैपिटल इनकम पता होना चाहिए। व्हाट इज कैपिटल इनकम? पूंजी आय क्या होती है? मैंने आपको बताया था कैपिटल इनकम यानी कोई भी ऐसी इनकम, कैपिटल इनकम यानी सरकार की कोई भी ऐसी इनकम जिससे सरकार की फाइनेंशियल लायबिलिटी यानी पैसों का कर्जा बढ़े, या फिर सरकार की एसेट्स यानी परिसंपत्तियां कम हो। भाई सबको सही सही दिखाई दे रहा है ना कि अभी भी किसी को कोई दिक्कत चल रही है? सही से बता दो। ओके तो या तो कर्जा सरकार का बढ़ता है या फिर एसेट कम होती है। ठीक है, तो ये हमारे लिए कौन सी इनकम है? कैपिटल इनकम होता है। ठीक है, तो कैपिटल इनकम का जस्ट ऑपोजिट होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने जो कैपिटल इनकम पढ़ी ना बच्चे, कैपिटल इनकम का जस्ट ऑपोजिट क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी सरकार के कोई भी ऐसे खर्चे। आकाश बच्चे मैंने आपका कमेंट देख लिया, ठहर जाओ, बस ये एक्सपेंडिचर पढ़ा दूं, उसके बाद मैं आपके कमेंट का आंसर दूंगी। ठीक है, फिलहाल आप पहले इसको पढ़ने में ध्यान दो। मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है, डोंट वरी। गिफ्ट पर कितना टैक्स लगता है भी बताऊंगी, अब पहले ये पढ़ो। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी सरकार के खर्चे। तो सरकार का कोई भी ऐसा खर्चा, सरकार की जेब से कोई भी ऐसा पैसा जा रहा है, सरकार कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर कर रहा है, अगर इस एक्सपेंडिचर यानी इस खर्चे से सरकार के सर पे कर्जा यानी फाइनेंशियल लायबिलिटी कम हो रही है, यानी कोई भी सरकार ऐसा पैसा दे रहा है जिस पैसे से सरकार के कर्जे यानी फाइनेंशियल लायबिलिटीज क्या हो रही है? फाइनेंशियल लायबिलिटीज कम हो रही है, कर्जे कम हो रहे हैं, या फिर सरकार की एसेट यानी परिसंपत्तियां बढ़ रही है। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम क्या कहेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम से जानेंगे। ऐसे एक्सपेंडिचर को हम क्या कहेंगे बच्चे? कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम से जानेंगे। यानी सरकार कोई भी ऐसा खर्चा कर रहा है या तो जिससे सरकार के एसेट्स यानी परिसंपत्तियां बढ़ रहे हैं, या फिर जिससे सरकार की कर्जे यानी फाइनेंशियल लायबिलिटी कम हो रही है, वो क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। अच्छा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फिर क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी सरकार के कोई भी ऐसे खर्चे जो ना ही कोई कर्जा कम कर रहे हैं और ना ही कोई एसेट्स बढ़ा रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको इनकम पढ़ाया, इनकम में सिर्फ एक ही डिफरेंस पढ़ाया था, अगर ये होगा तो कैपिटल इनकम, नहीं तो उठा के रेवेन्यू में लिख देना। यहां पर सिर्फ एक डिफरेंस के अकॉर्डिंग हम जज नहीं कर सकते कि कौन सा खर्चा कैपिटल है, कौन सा खर्चा रेवेन्यू है। यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पर हमें बहुत सारे डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि कौन सा कैपिटल में आएगा और कौन सा रेवेन्यू में आएगा। ठीक है, यानी यहां पर सिर्फ पहला डिफरेंस, पहली स्टेज ये है, यानी चेक करना है कि अगर
सरकार के कर्जे कम हो रहे हैं या सरकार की एसेट यानी परिसंपत्तियां बढ़ रही है, तो डेफिनेटली इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, तब तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा ही होगा। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई काम नहीं हो रहा बच्चे, तो कोई काम नहीं हो रहा तो उससे जो है रेवेन्यू में लिखने से पहले कुछ और डिफरेंस को भी चेक कर लो। अब वो कुछ और डिफरेंस क्या है? इन दोनों के बीच में दूसरा डिफरेंस होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा प्रोडक्टिव नेचर के खर्चे होते हैं। प्रोडक्टिव यानी उत्पादक, उत्पादक यानी आपको पलट कर इनकम रिटर्न देते हैं। यानी कोई भी ऐसा खर्चा, सरकार कोई भी ऐसा खर्चा कर रहा है अगर उस एरिया से सरकार को इनकम रिटर्न मिल रहा है, जैसे रेलवे में किया गया खर्चा, रेलवे में किया गया खर्चा सरकार को पलट कर क्या दे रहा है? इनकम रिटर्न दे रहा है। तो कोई भी ऐसा खर्चा जो सरकार को पलट कर इनकम रिटर्न, प्रोडक्टिविटी देगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। ठीक है। अच्छा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या कह रहा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कह रहा है हम है नॉन प्रोडक्टिव नेचर के खर्चे। नॉन प्रोडक्टिव यानी गैर उत्पादक, यानी हमारे में आपको पलट कर किसी भी तरीके का इनकम जनरेशन नहीं होगा। थर्ड डिफरेंस इन दोनों के बीच में, कैपिटल एक्सपेंडिचर कह रहा है हम प्रोडक्टिव के साथ साथ डेवलपमेंट नेचर के भी खर्चे हैं। डेवलपमेंट यानी विकासी क्षेत्रों से संबंधित, यानी कोई भी ऐसा खर्चा अगर इस खर्चे से सरकार को पलट कर भारत का विकास मिल रहा है, यानी इट डायरेक्टली प्रमोट्स टू डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, कोई भी ऐसा खर्चा जो कि डायरेक्टली विकास की ओर ले जा रहा है, वो किस में आएगा? कैपिटल में आएगा। अच्छा, रेवेन्यू क्या कह रहा है? रेवेन्यू कह रहा है हम तो है भाई नॉन डेवलपमेंट। रेवेन्यू क्या कह रहा है? हम तो है नॉन डेवलपमेंट यानी गैर विकासी, यानी कोई भी ऐसा खर्चा जो भारत के विकास में सीधा योगदान नहीं दे रहा है। देखो, अब यहाँ पर एक बात तुमको ध्यान से समझने की जरूरत है। मैंने कहा भारत के विकास में सीधा योगदान दे रहा है तो कैपिटल, भारत के विकास में सीधा योगदान नहीं दे रहा है तो रेवेन्यू। मैंने कहा सीधा योगदान नहीं दे रहा, यानी अगर देखो तुम इंटेलिजेंट हो और किसी भी तरीके से तुम डेवलपमेंट को जोड़ना चाहते हो एक्सपेंडिचर से, तो तुम जोड़ ही सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैम ऐसा होगा, फिर वैसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर इससे ऐसा होगा, और फिर देखो विकास होगा। तो जब इतना घुमाने की जरूरत पड़ जाए, यानी ये नॉन डेवलपमेंट है, यानी ये इनडायरेक्टली डेवलपमेंट को मदद कर रहा है। लेकिन कोई ऐसे खर्चे होते हैं जिनका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है कि ये तो विकास के लिए किया गया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी सुनते ही दिमाग में क्या आता है? विकास। तो ये हमारे लिए क्या होगा? कैपिटल। यानी कैपिटल डायरेक्टली प्रमोट्स डेवलपमेंट वाइल रेवेन्यू इनडायरेक्टली प्रमोट्स डेवलपमेंट, या तो डेवलपमेंट में योगदान नहीं देगा या तो इनडायरेक्टली डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा। समझ में आया? यस और नो? ओके, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा लॉन्ग टर्म नेचर के खर्चे होते हैं, यानी कोई भी ऐसा खर्चा जो लंबे समय के लिए हो, लॉन्ग टर्म हो, वो कैपिटल है। और कोई भी ऐसा खर्चा जो लंबे समय के लिए ना हो, यानी शॉर्ट टर्म हो, यानी 1 साल या 1 साल से कम वाला खर्चा, वो किस में आएगा? वो आएगा रेवेन्यू में। यानी लॉन्ग टर्म हो तो कैपिटल, और शॉर्ट टर्म हो तो वो किस पे आ जाएगा? रेवेन्यू में आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ और लास्ट पॉइंट, जो खर्चा लॉन्ग टर्म है
वो नॉन रिकरिंग नेचर का खर्चा होता है। नॉन रिकरिंग यानी इन खर्चों को बार बार रिपीट नहीं किया जाता, यानी लंबे समय के लिए होगा और एक ही बार होगा, यानी नॉन रिकरिंग है, बार बार रिपीट नहीं किया जाएगा। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो रिकरिंग नेचर का खर्चा होता है। शॉर्ट टर्म है तो हर महीने किया जाने वाला खर्चा, हर साल किया जाने वाला खर्चा, फिर ये हमारे लिए किस में आएगा, ये हमारे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। को समझ में आया? ये कुछ डिफरेंस मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिए हैं बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल। कैपिटल एक्सपेंडिचर मेरे साथ साथ बोलो। हाँ जी, सबसे पहला पॉइंट क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कोई भी ऐसा खर्चा जो सर से कर्जा, सरकार के सर से कर्जा क्या कर दे, बोलो, कोई भी ऐसा खर्चा जो सरकार के सर से कर्जा क्या कर दे, सरकार के सर से कर्जा कम कर दे, फाइनेंशियल लायबिलिटीज कम कर दे, या फिर एसेट्स यानी परिसंपत्तियां बढ़ा दे। अगर इन दोनों में से कोई काम ना हो तो रेवेन्यू में लिखने से पहले कुछ और डिफरेंस को हमें चेक करना है, जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर आर ऑलवेज प्रोडक्टिव नेचर का खर्चा, ये हमेशा प्रोडक्टिव होता है, उत्पादक क्षेत्रों से संबंधित होता है। रेवेन्यू हमेशा नॉन प्रोडक्टिव है, नॉन प्रोडक्टिव यानी गैर उत्पादक क्षेत्रों से संबंधित खर्चा। कैपिटल एक्सपेंडिचर डेवलपमेंट में सीधा योगदान देता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डेवलपमेंट में सीधा योगदान नहीं देता। कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म, लंबे समय का खर्चा होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शॉर्ट टर्म होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर रिपीट नहीं किया जाता, नॉन रिकरिंग नेचर का खर्चा है, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकरिंग नेचर का खर्चा है, यानी बार बार रिपीट किया जाता है। डन, इतना समझ में आया? चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, इन पूरे के पूरे सारे पॉइंट्स पर आपको चेक करना है कि वो रेवेन्यू है या कैपिटल है। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस से करते हैं कि कौन सा हमारे लिए रेवेन्यू में आएगा और कौन सा हमारे लिए कैपिटल में आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन बहुत इजी है, टेक्नोलॉजी में किया गया खर्चा, बिल्कुल इजी से स्टार्ट कर रही हूँ। टेक्नोलॉजी से किया गया खर्चा रेवेन्यू है या कैपिटल? हाँ जी, टेक्नोलॉजी में किया गया खर्चा रेवेन्यू है या कैपिटल है, बोलो। ऑफ कोर्स कैपिटल है, इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है, ये तो सभी ने बता दिया, क्योंकि इसमें सभी जानते हैं भाई डेवलपमेंट से संबंधित है, इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है। टेक्नोलॉजी में किया गया खर्चा ऐसा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, डन। ओके, नेक्स्ट हम नेक्स्ट बात करते हैं। सरकार ओल्ड एज पेंशन बांटने में खर्चा कर रही है, रेवेन्यू या कैपिटल? सरकार ओल्ड एज पेंशन बांटने में खर्चा कर रही है, इट इज अ रेवेन्यू और अ कैपिटल एक्सपेंडिचर बच्चे। ओल्ड एज पेंशन, सरकार ओल्ड एज पेंशन बांटने में खर्चा कर रही है, इट इज रेवेन्यू या कैपिटल? चलो अब यहां पर देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले ओल्ड एज पेंशन, हाँ जी बच्चे आंसर देना स्टार्ट करो। सरकार के कर्जे कम कर रही है, ओल्ड एज पेंशन क्या सरकार के कर्जे कम कर रही है, हाँ या ना? ओल्ड एज पेंशन क्या सरकार के कर्जे कम कर रही है? ना, कर्जे कम नहीं कर रही, एसेट्स बढ़ा नहीं रही। ठीक है, गुड। प्रोडक्टिव नॉन प्रोडक्टिव यानी पलटकर इनकम जनरेशन दे रही है या नहीं दे रही है? ओल्ड एज पेंशन पलटकर इनकम जनरेशन दे रही है या नहीं दे रही है? नॉन प्रोडक्टिव, भाई इनकम जनरेशन तो नहीं दे रही है। ठीक है, डेवलपमेंट नॉन डेवलपमेंट, ओल्ड एज पेंशन से भारत का विकास डायरेक्टली हो रहा है या नहीं हो रहा है? ओल्ड एज पेंशन भारत के विकास में सीधा योगदान दे रहा है या नहीं दे रहा? ओके, नॉन डेवलपमेंट, भाई भारत के विकास में कोई योगदान नहीं है ओल्ड एज पेंशन से। ठीक है, अच्छा बताओ, ओल्ड एज पेंशन हर महीने दिया जाता है या 5-6 साल की एक साथ दे दी जाती है? हर महीने दिया जाता है,
5-6 साल की एक साथ दे दी जाती है। ओल्ड एज पेंशन हर महीने यानी शॉर्ट टर्म और रिकरिंग है। तो सारे पॉइंट्स तो रेवेन्यू के हैं। तो ओल्ड एज पेंशन आपके लिए कौन सा खर्चा हो गया? इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओल्ड एज पेंशन कौन सा खर्चा हो गया? एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। डन, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूं रीपेमेंट ऑफ लोन। सरकार अपने लोन को रीपे कर रहा है। रीपेमेंट ऑफ लोन्स रेवेन्यू है या कैपिटल है? सरकार रीपे कर रहा है लोन को। रीपेमेंट ऑफ लोन इज अ रेवेन्यू और अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। सरकार लोन को रीपे कर रहा है, रेवेन्यू है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है? ऑफ कोर्स कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों है बच्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर? क्योंकि ये सरकार की क्या कर रही है? कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों है? क्योंकि ये सरकार के कर्जों को क्या कर रही है? कम कर रही है। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल सरकार जो है सब्सिडीज देने में खर्चा कर रहा है। सब्सिडीज पता है ना, छूट, जैसे कि गैस सिलेंडर्स में सरकार सब्सिडीज देता है। सब्सिडीज देने पर जो सरकार खर्चा कर रहा है इट इज रेवेन्यू और अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ जी बच्चा, सब्सिडीज। चलो, गैस सिलेंडर में बांटी गई सब्सिडीज रेवेन्यू है या कैपिटल है? ओके, कुछ कैपिटल कह रहे हैं, कुछ रेवेन्यू कह रहे हैं। अच्छा चलो बताओ, सब्सिडीज भारत के विकास में योगदान देता है या नहीं देता है? पहले तो मुझे ये बताओ, सब्सिडीज भारत के विकास में योगदान देता है या नहीं देता है? सब्सिडीज भारत के विकास में योगदान देता है या नहीं देता है? नहीं देता। हाँ, कैसी बात कर रहे हो? मैं मोदी जी को बताऊं जाकर? सब्सिडी, अच्छा ऐसा नहीं होता कि मैम पहले लोग चूल्हे में खाना बनाते थे, सब्सिडीज मिल जाएगी तो अब लोग जो है गैस में खाना बनाएंगे, देखो देश बढ़ रहा है, विकास हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। है बताओ, पहले लोग गैस सिलेंडर पे, पहले लोग चूल्हे में खाना बनाते थे, अब गैस सिलेंडर पे बनाएंगे। विकास नहीं है? विकास नहीं है तो और क्या है ये? कोई अपने क्लास में विकास तो नहीं है? सोचेगा मैम बड़ा याद कर रही यार, मुझे क्या बात है, विकास ही विकास हो रहा है आज तो। लगता है मैम आपको जुकाम। अरे मेरा जुकाम छोड़ो, ये बताओ, सब्सिडीज का जुकाम से कोई लेना देना नहीं है। चलो बताओ। अच्छा एक बात बताओ, सब्सिडीज विकास में कैसे योगदान देता है? मैं बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ये कहूँ तो तुम लोग मानोगे कि भाई देखो, पहले लोग गैस सिलेंडर में खाना, अब पहले लोग चूल्हे में खाना बनाते थे, अब गैस सिलेंडर में खाना बनाएंगे। खाना बनाएंगे तो खाना खाएंगे, खाना खाएंगे तो पेट पे खाना पहुंचेगा, खाना पहुंचेगा तो फिर वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो हमें एनर्जी मिलेगी, हमें एनर्जी मिलेगी तो मैम फिर हम अपने बिस्तर से उठेंगे और देश के विकास में योगदान देंगे। ऐसा नहीं होगा? है? बोलो, क्या ऐसा नहीं होगा? नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं होगा ना। पर सब्सिडीज सरकार के कर्जे कम नहीं करता, एसेट्स बढ़ाता नहीं है, नॉन डेवलपमेंट है, नॉन प्रोडक्टिव है, शॉर्ट टर्म है और रिकरिंग है। इसीलिए सब्सिडीज इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये बिना किसी डाउट के एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, डन। अच्छा बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रही हूं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रही हूं मैं। पूछू या थक गए? और पूछू या थक गए? अभी तो बहुत बचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल, ओके, स्टैचू ऑफ यूनिटी में किया गया खर्चा। स्टैचू ऑफ यूनिटी में सरकार ने पता नहीं कितने 100-200 करोड़ 300 करोड़ खर्चा किया है ना। स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाने में तो सरकार ने इतना खर्चा किया है, ये रेवेन्यू है या कैपिटल?
स्टैचू ऑफ यूनिटी में किया गया खर्चा रेवेन्यू है या कैपिटल? ओके, बहुत सारे लोग कैपिटल कह रहे हैं। अच्छा ये बताओ, स्टैचू ऑफ यूनिटी देश के विकास पे योगदान देता है या नहीं देता है? सॉरी, हाँ बताओ, स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के विकास में योगदान देता है या नहीं देता है? कैसे देता है? कैसे देता है? अच्छा, कभी तुमने आईएमएफ की ये रिपोर्ट पढ़ी? क्योंकि इंडिया में इस साल सबसे बड़ी मूर्ति लगाई गई है और इसीलिए इंडिया सबसे ज्यादा डेवलप देश में गिना जाता है। कभी ऐसा सुना है? मूर्ति बनाने से कैसा विकास आता है? अगर मूर्ति बनाने से ऐसा ही विकास आता है तो हमें हर चौराहे चौराहे एक स्टेचू ऑफ यूनिटी खड़ी कर देते हैं, तो हमारे इकोनॉमी में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो जाएगा? अच्छा चलो यहां पर देखते हैं, मुझे बताओ, स्टैचू ऑफ यूनिटी लॉन्ग टर्म खर्चा है या शॉर्ट टर्म? पहले तो मुझे ये बताओ, स्टैचू ऑफ यूनिटी लॉन्ग टर्म खर्चा है या शॉर्ट टर्म खर्चा है? बोलो, स्टैचू ऑफ यूनिटी लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है? इट इज लॉन्ग टर्म एंड नॉन रिकरिंग। भाई नॉन रिकरिंग है, बार बार नहीं होगा, लॉन्ग टर्म है। अगर बोला जाए इट इज डेवलपमेंट नॉन डेवलपमेंट, तो इट इज नॉन डेवलपमेंट। ये भारत के विकास में सीधा योगदान नहीं देता। मैं ऐसा नहीं कह रही हूं कि योगदान नहीं दे रहा है, दे रहा है, बट इनडायरेक्टली दे रहा है। कोई सीधा विकास भारत के में नहीं आ रहा है, तो इट इनडायरेक्टली प्रमोट्स डेवलपमेंट, इट डजंट प्रमोट्स डेवलपमेंट डायरेक्टली। ठीक है, वो भारत के विकास में सीधा नहीं बल्कि इनडायरेक्टली योगदान दे रहा है। ठीक है, डन। ओके, नेक्स्ट, प्रोडक्टिव नॉन प्रोडक्टिव इनकम रिटर्न हो रहा है या नहीं हो रहा है? अब प्रोडक्टिव नॉन प्रोडक्टिव में तो बता ही सकते हो, इट इज प्रोडक्टिव या इट इज नॉन प्रोडक्टिव। इनकम रिटर्न दे रहा है या नहीं दे रहा? ऑफ कोर्स दे रहा है। टूरिस्ट आ रहे हैं तो इट इज प्रोडक्टिव, और साथ ही साथ एसेट्स भी बढ़ रही है। 4 पॉइंट यहाँ के हैं, एसेट बढ़ रही है, प्रोडक्टिव है, लॉन्ग टर्म है, नॉन रिकरिंग है। 1 पॉइंट सिर्फ रेवेन्यू का है कि नॉन डेवलपमेंट है। तो बताओ, रेवेन्यू में लिखोगे या कैपिटल में लिखोगे? तो ऑफकोर्स है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। स्टैचू ऑफ यूनिटी है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन अगर तुम ये कह रहे हो कि ये डेवलपमेंट है तो डेवलपमेंट नहीं है, डायरेक्टली डेवलपमेंट को प्रमोट नहीं करता, इनडायरेक्टली डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, लेकिन फिर भी ये कैपिटल है। क्यों? क्योंकि 4 पॉइंट्स कैपिटल के शामिल हो रहे हो और 1 पॉइंट रेवेन्यू का। तो ये हमारे लिए क्या होगा बच्चे? ये हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। ठीक है, कुछ समझ में आया? अच्छा बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं? बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बोलूं? पहले ही लिख देते इंग्लिश मीडियम रहेगा कोर्स तो खरीदते भी नहीं, कुणाल कुमार। अच्छा, अब ऐसे लोगों को मैं क्या बोलूं, मुझे खुद भी नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं, चलो। अरे गूगल से सर्च करने की इतनी बेसिक इंग्लिश तो आपको लिखनी चाहिए। एसएससी में इंग्लिश का एग्जाम दोगे या नहीं दोगे, पहले ये बताओ, या इंग्लिश का पूरा पोर्शन छोड़ के आने वाले हो? हम, मुझे तो लग रहा है इस तरीके से तो कर रहे हो तो इंग्लिश का पूरा ही पोर्शन एसएससी में छोड़ के आओगे, है ना? अगर तुम्हें यही नहीं पता, अगर तुमको इज एम आर को भी अगर मैं हिंदी में करके लिखूंगी तो एग्जाम दोगे कैसे, मुझे ये बता दो पहले, सिर्फ इतना बता दो। नहीं, बोल तो मैं चाइनीज में रही हूं, है ना? चलो ठीक है, डन।
चलो अच्छा आप मुझे बताओ, सैलरीज, सैलरीज से पहले मैं आपको पूछती हूँ, डिफेंस इन इंडिया, भारत का डिफेंस क्षेत्र में किया गया खर्चा। हाँ जी बच्चे, भारत का डिफेंस क्षेत्र में किया गया खर्चा रेवेन्यू है या कैपिटल? सचिन कुमार पेन इससे ज्यादा मोटा नहीं हो सकता, सॉरी। भारत का डिफेंस क्षेत्र में किया गया खर्चा, हाँ जी बोलो, डिफेंस, हमारे भारत का डिफेंस में किया गया खर्चा रेवेन्यू या कैपिटल? सोच समझ के आंसर देना। भारत का डिफेंस में किया गया खर्चा रेवेन्यू, राजस्व या पूंजी? हाँ जी ओके। अब सबसे पहले ये वाला जो है टफ है। मुझे एक बात बताओ, डिफेंस का खर्चा, हम बात करते हैं यहां पर, पीछे आओ। डिफेंस का खर्चा लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म? आंसर देना स्टार्ट करो। डिफेंस का खर्चा लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म? हर महीने डिफेंस का या हर साल डिफेंस का बजट निकलता है, आप सब जानते हो ना भाई, हर साल, एक साल का डिफेंस का बजट निकलता है। इट इज शॉर्ट टर्म एंड रिकरिंग, हर बार हम डिफेंस में खर्चा करते हैं, करते हैं कि नहीं करते? इट इज शॉर्ट टर्म एंड रिकरिंग, साल भर का डिफेंस का खर्चा होता है, हर साल डिफेंस का बजट निकलता है, शॉर्ट टर्म रिकरिंग, ठीक है। अच्छा, डिफेंस से भारत का डेवलपमेंट होता है या नहीं होता? डिफेंस से भारत का डेवलपमेंट होता है या नहीं होता है? डिफेंस से भारत का डेवलपमेंट होता है या नहीं होता है? होता है। कैसे डेवलपमेंट होता है? डिफेंस बच्चे एक नॉन डेवलपमेंट है, डिफेंस नॉन डेवलपमेंट है, इससे भारत का डेवलपमेंट कैसे हो जाएगा? मुझे एक बात बताओ, कैसे होता है? अच्छा एक बात बताओ, मान लो ये मेरा स्टूडियो है, इस स्टूडियो के अंदर काफी एक्सपेंसिव चीजें रखी है, मैंने क्या किया, इस स्टूडियो के डिफेंस के लिए बाहर एक सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया। ध्यान से सुनना, इस स्टूडियो के डिफेंस के लिए मैंने बाहर एक सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया। अच्छा, वो सीसीटीवी कैमरे का काम क्या है? मेरे स्टूडियो के अंदर जितना एक्सपेंसिव सामान है उसकी सेफ्टी करना। अच्छा एक बात बताओ, क्या बाहर कैमरा लगवाने से मेरे स्टूडियो के अंदर का कोई डेवलपमेंट, कोई विकास होगा? कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। ये स्टूडियो जिस कंडीशन में है उस कंडीशन को सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है। यानी जो डिफेंस है, इंडिया का जो डिफेंस है, डिफेंस इंडिया के डेवलपमेंट को सेफ्टी देता है। यानी डेवलपमेंट इतनी हो चुकी है तो इसे गिरने से रोकता है। डिफेंस इंडिया के जो डेवलपमेंट है उसे कम होने से रोकता है, ना कि डिफेंस इंडिया के विकास पे कोई योगदान देता है। उससे विकास नहीं होगा, हाँ जरूर जो विकास हो चुका है उसको सेफ्टी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये बताओ हाँ या ना, इतना समझ में आया? तो डिफेंस डेवलपमेंट नहीं देता, डिफेंस क्या करता है? डिफेंस विकास को रोकने में काम करता है, यानी इट हेल्प्स टू, या वो विकास को अपनी जगह रखने में काम करेगा, ना कि विकास को ज्यादा आगे बढ़ाएगा। समझ में आ गया अच्छी अच्छी तरीके से? तो इट इज नॉन डेवलपमेंट, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, डिफेंस का खर्चा प्रोडक्टिव है नॉन प्रोडक्टिव? इनकम रिटर्न मिलता है या नहीं मिलता है? हाँ जी, डिफेंस में इंडिया में इनकम रिटर्न मिलता है या नहीं मिलता है? नहीं मिलता, इट इज नॉन प्रोडक्टिव। अच्छा देखो, मौके में आके हमने एक दो चीज बेची, ठीक है, मौके में आके हमने एक दो चीज बेच दी और बेचने के बाद पैसा कमा लिया, लेकिन इसको हम प्रोडक्टिविटी नहीं कह सकते। प्रोडक्टिविटी मीन्स रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, जैसे मैं हूं, मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, मैं आप लोगों को यहाँ पर क्या कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, और पढ़ाने के बदले मुझे क्या मिल रहा है बच्चे? पढ़ाने के बदले जो है मुझे, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट, हेलो, हाँ जी, कहाँ कहाँ से आया है?
ओके, चलो फिर बताओ मुझे। मैं आपसे यहाँ पर कह रही थी, ओके, तो मैं आपसे यहाँ पर क्या कह रही थी बच्चे, किसकी बात कर रहे थे हम? डिफेंस की, ठीक है। दरवाजा बंद करो। मैं भी क्या लास्ट क्या बात बोल रही थी, सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हो गई मैं। क्या बात कर रही थी लास्ट, मैंने आपको क्या पॉइंट बोला मुझे बताना। हाँ हाँ पढ़ा रही हूँ तो मुझे भी पता है, लास्ट पॉइंट क्या बोला मैंने, क्या चीज का एग्जाम्पल दे रही थी मैं। अच्छा हाँ, मैं ये बात कर रही थी फॉर एग्जाम्पल, हाँ, प्रोडक्टिविटी नॉन प्रोडक्टिविटी समझा रही थी, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, पढ़ाने के बदले मुझे इनकम मिल रही है, यानी मेरी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मेरी सोर्स ऑफ इनकम है पढ़ाना, ये एरिया मेरे लिए प्रोडक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल तुम में से किसी को मेरी फॉर एग्जाम्पल ये वॉच पसंद आ गई, ठीक है, और मैंने तुम्हें अपनी ये वॉच बेच दी। तुम में से किसी को ये वॉच पसंद आ गई और मैंने तुम्हें अपनी ये वॉच बेच दी, तो अब क्या तुम लोग मुझे कहीं पर भी देखोगे तो ये कहोगे कि ये जो है घड़ी बेचने वाली मैम है, घड़ी बेचने वाली मैम है, घड़ी बेचने वाली मैम है, ये तो घड़ी बेचती है, ऐसा तो नहीं कहोगे ना। तुम कहोगे मुझे इकोनॉमिक्स का टीचर ही है ना, यानी मेरा सोर्स ऑफ इनकम है इकोनॉमिक्स का पढ़ाना, है ना। ये थोड़ी ना कि मैं घड़ी मौके में आके अगर मैंने बेच दिया तो तुम मुझे घड़ी बेचने वाली मैम ही बना दोगे, नहीं। डिफेंस से प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम, यानी डिफेंस के लिए चीजें बनाकर सरकार उसे बेच रही है, तो ऐसा नहीं हो रहा है। कभी मौके में हम एक दो चीज बेच दे रहे हैं तो उससे हमारा एरिया प्रोडक्टिव नहीं हो जाता। इसीलिए डिफेंस इज नॉन प्रोडक्टिव, नॉन डेवलपमेंट, शॉर्ट टर्म रिकरिंग, और इसीलिए डिफेंस हमारे लिए क्या है? इंडिया के लिए डिफेंस एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन लेकिन अगर यहीं पर आपसे पूछा जाए यूएसए, यूएसए के लिए डिफेंस क्या है? बोलो, यूएसए, चाइना, जापान, रशिया, फ्रांस, इनके लिए डिफेंस क्या है? इनके लिए डिफेंस प्रोडक्टिव एरिया है और इसीलिए वो कैपिटल है। तो जैसे चाइना का हो गया, रशिया का हो गया, जापान का हो गया, यूएसए का हो गया, यहां पर डिफेंस के लिए चीजें मैन्युफैक्चर करके बेची जाती हैं। तो डिफेंस का खर्चा इन देशों के लिए कैपिटल है, बट इंडिया के लिए डिफेंस का खर्चा क्या है? इंडिया के लिए डिफेंस का खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। समझ में आया? हाँ या ना? समझ में आ गया अच्छी तरीके से? तो बताओ मुझे, डिफरेंस क्लियर हुआ बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर? इतने सारे एग्जांपल्स दे दिए, अब तो डिफरेंस क्लियर होगा ना? हाँ या ना? बोलो। क्लियर? किसी को कोई डाउट है अभी भी तो पूछो। किसी को कोई भी पॉइंट पे डाउट है, अगर दिमाग में कोई ऐसा एग्जाम्पल आ रहा है जो क्लियर नहीं हो रहा, या कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो प्लीज पूछो, जल्दी से पूछो। कोई भी डाउट, एनी डाउट तो पूछ सकती हूँ। कोई डाउट नहीं है? क्लियर हो गया अच्छी तरीके से? मैम एक और, एजुकेशन। एजुकेशन देखो, दो तरीके के खर्चे होते हैं। एजुकेशन के अगर सरकार सब्सिडीज बांट रही है तो रेवेन्यू है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एजुकेशन के लिए स्कूल बना रही है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा कर रही है तो कैपिटल। लेकिन अगर उसके लिए सब्सिडीज, फ्री एजुकेशन प्रोग्राम ये सब दे रही है तो रेवेन्यू है, ठीक है। इसी तरीके से हेल्थ होता है, फ्री हेल्थ प्रोवाइड करने में खर्चा कर रही है तो रेवेन्यू, लेकिन हेल्थ के लिए हॉस्पिटल बनवा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रही है तो कैपिटल, ठीक है। इसरो, इसरो का खर्चा हमारे लिए क्या है? ये रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट क्षेत्र है, तो डेवलपमेंट है तो कैपिटल यानी पूंजी है, ठीक है। और कोई बच्चा? डन? चलो तो अब इसे लिखो, लिखो जल्दी से, इसे लिख के कंप्लीट करो। एवरीवन इसे लिखो और लिख के कंप्लीट करो।
लिखने के बाद बच्चे डन कह देना ताकि हम आगे बढ़े, ठीक है। स्लो स्लो पढ़ा रही हूँ थोड़ा, आज तबीयत नहीं ठीक है, वैसे आवाज से समझ में आ रहा होगा ना तुम लोग को, इसीलिए थोड़ा सा चल रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा जुकाम है अभी। बच्चे आकाश बिल्कुल बताऊंगी, थोड़ा रुक जाओ बेटा, पहले इसे लिख लो। डन, ओके, आगे बढ़ो। ये लिखो, चलो सारे एग्जाम्पल्स लिखो बच्चे। सारे एग्जाम्पल्स लिख लो बच्चा, सारे के सारे। मैम प्लीज क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देना बेटा, मैं अपने चैनल में तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाती हूँ ना, मेरे चैनल पे एक बार भी विजिट किया, वहां पर फ्री में आप सबको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाती हूँ। पढ़ लो यहाँ से, वहां प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चंस। अपने टेलीग्राम चैनल में उसके नोट्स भी शेयर कर देती हूँ। डन, यहां तक सबको समझ में आ गया अच्छी तरीके से बच्चा? ओके, तो इसी के साथ आपका यहाँ एक्सपेंडिचर का भी पोर्शन फिनिश हो गया। एक्सपेंडिचर भी दो पार्ट्स में डिवाइड है। कौन कौन सी एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। तो इनकम दो पार्ट्स में डिवाइड थी, एक्सपेंडिचर भी दो पार्ट्स में डिवाइड है। तो ये पूरा का पूरा चार्ट फिनिश हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है सिचुएशंस ऑफ बजट। बजट के सिचुएशंस आखिरकार क्या है? इनकम और एक्सपेंडिचर के सिचुएशंस क्या होते हैं, ठीक है। एक बार ये चार्ट भी बना लो, एक शॉर्ट सा ये पूरा चार्ट बना लो ताकि तुम लोगों के लिए आसानी हो रेफरेंस में कि क्या क्या चल रहा है। एक बार पूरा ये चार्ट भी बना लो। बना लिया? बना लिया बच्चे चार्ट? तो जल्दी जल्दी तुरंत बना लो, बस चार्ट ही तो बनाना है, पता ही नहीं चल रहा है। सिंपल है, इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम रेवेन्यू कैपिटल, एक्सपेंडिचर रेवेन्यू कैपिटल। रेवेन्यू टैक्स नॉन टैक्स, टैक्सेस दो पार्ट में डिवाइड है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डन, डन बच्चे? ओके, परफेक्ट है। चलो, तो अब हम बजट की तीन सिचुएशंस पढ़ते हैं, द सिचुएशंस ऑफ बजट। बजट की तीन सिचुएशंस क्या होती है? पहली सिचुएशन ए सरप्लस बजट। हिंदी में सरप्लस बजट को हम कहते हैं अधिशेष बजट। सरप्लस बजट यानी बच्चे अधिशेष बजट, ठीक है। दूसरे को हम क्या कहते हैं? दूसरे को हम कहते हैं बैलेंस्ड बजट। बैलेंस बजट हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं? संतुलित बजट। बैलेंस बजट हिंदी में क्या कहते हैं? संतुलित, ठीक है। और तीसरे को हम क्या कहते हैं? डेफिसिट। डेफिसिट बजट
यानी घाटे वाला बजट, डेफिसिट बजट यानी घाटे का बजट, सरप्लस यानी अधिशेष, बैलेंस्ड यानी संतुलित, और डेफिसिट यानी घाटे वाला बजट। चलो फिर मुझे बताओ, सरप्लस बजट में हमेशा याद रखना इनकम ज्यादा होती है, सरकार की आय ज्यादा है, और एक्सपेंडिचर क्या है, कम। आय सरकार की ज्यादा है और व्यय यानी एक्सपेंडिचर क्या है, कम है। ठीक है, ओके। बैलेंस बजट में इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों बराबर होगी, और डेफिसिट बजट में क्या होगा, एक्सपेंडिचर ज्यादा होगी और इनकम कम होगी। ये तो बिल्कुल बेसिक सी चीज है, सबको समझ में आता होगा, है ना। सरप्लस में इनकम ज्यादा है, बैलेंस्ड में दोनों चीज बराबर है, और डेफिसिट में एक्सपेंडिचर ज्यादा है। ठीक है, अच्छा बताओ, इन तीनों बजट में हमारे इंडिया में कौन सा बजट आता है? चलो आंसर देना स्टार्ट करो। इन तीनों बजट में हमारे इंडिया में कौन सा बजट आता है? हाँ जी बच्चे बोलो, सारे के सारे स्टूडेंट आंसर दो। इन तीनों बजट में हमारे इंडिया में कौन सा आता है, सरप्लस, बैलेंस्ड या डेफिसिट? बोलो भाई, हमारे इंडिया में डेफिसिट बजट आता है। बिल्कुल सही कहा, ज्यादातर बच्चे सही कह रहे हैं। हमारे इंडिया में घाटे वाला बजट आता है, यानी एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं, इनकम कम होता है। ठीक है, हमारे इंडिया में कौन सा बजट आता है, डेफिसिट बजट आता है। अगर मैं ये पूछूं, हमारे इंडिया में आता तो डेफिसिट बजट है, अच्छा बताओ आना कौन सा बजट चाहिए? आना कौन सा बजट चाहिए? एक बात होती है आता कौन सा, आता है डेफिसिट, आना कौन सा बजट चाहिए? तो क्या आंसर दोगे? हमारे इंडिया में कौन सा बजट आना चाहिए? कुछ लोग कह रहे हैं बैलेंस और कुछ लोग कह रहे हैं सरप्लस। ठीक है, ओके, चलो मैं बताती हूं। हमारे इंडिया में आता डेफिसिट बजट है, लेकिन आना कौन सा बजट चाहिए? तो याद रखिएगा, हमारे इंडिया में आना भी डेफिसिट ही चाहिए। एकदम सही सुना तुम लोग ने, आता डेफिसिट बजट है, और कौन सा बजट आना चाहिए? तो हमारे इंडिया में आना भी डेफिसिट बजट ही चाहिए। अब मैं तुम लोग की शक्ल इमेजिन कर सकती हूँ। तुम लोग की शक्ल कैसी हो रही होगी, जैसे टीवी सीरियल्स में नहीं होता है कि क्या क्या क्या, 4 बार कैमरा मुंह के सामने आके जा रहा है ना, पीछे म्यूजिक बज रही है ना, ऐसा कुछ हो रहा है ना तुम लोग के साथ इस टाइम। हाँ, तो अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल है क्यों? यार मैम आपने ऐसे कैसे बात कह दी, हमारे इंडिया में डेफिसिट आता है और आना कौन सा चाहिए, डेफिसिट बजट ही चाहिए, ये आपने कैसे बोल दिया? ये तो हमें कुछ समझ में नहीं आया। तो बिल्कुल मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो सस्पेंस में छोड़ के जाती हूँ, ताकि कल की क्लास तुम लोग टाइम से अटेंड करो। ठीक है, तो यहाँ के बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसे लिख लो पहले, यहां के बाद वाई जो है ना, ये नेक्स्ट क्लास में आंसर दूंगी, पहले इतना लिखो। नेक्स्ट क्लास में बजट का टॉपिक फिनिश हो जाएगा होपफुली, यस। नेक्स्ट क्लास में बजट का टॉपिक फिनिश हो जाएगा, कल नहीं, मंडे, मंडे या फिर ट्यूसडे। आई थिंक सो कि मंडे को छुट्टी होगी, क्योंकि मुझे कुछ काम है, तो मंडे को मैं जाऊंगी। तो नेक्स्ट क्लास आई थिंक या तो ट्यूसडे को लगेगी या मंडे को, वो मैं आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ओके चलो। अच्छा मुझे ये बताओ, आज की क्लास अच्छे से समझ में आई, हाँ या ना? आज की क्लास अच्छे से समझ में आई? हाँ, अब यहाँ पर
आकाश पूछ रहा था मुझसे कि मैम गिफ्ट पर कितना टैक्स लगता है। तो बच्चे ध्यान से सुनो, गिफ्ट पर जो भी अमाउंट होता है उस अमाउंट पर कोई अलग से रेट नहीं जाता। गिफ्ट का जो अमाउंट है वो आपकी इनकम पे जोड़ दिया जाता है और फिर उस पे इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स लगता है। फॉर एग्जाम्पल मेरी इनकम 7 लाख है साल भर की फॉर एग्जाम्पल, और मुझे किसी ने 1 लाख रुपए गिफ्ट में दिए, तो मैं 7 लाख में 1 लाख जोड़ दूंगी, यानी इस साल मैं 8 लाख दिखाऊंगी और इस 8 लाख को इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्सेबल बनाऊंगी। ये होता है गिफ्ट टैक्स लगने का तरीका, ठीक है। चलो, तो आप सब ने चैनल देख रखा है ना, यूट्यूब चैनल। अरे आफरी लजपत यार, नाम तो मेरा जानते ही हो ना सबके सब। इसी नाम से मेरा यूट्यूब चैनल भी है, सेम नाम से, ठीक है। टेलीग्राम इस नाम से है, एडुकेटर आफरी, टेलीग्राम इस नाम से, ठीक है। अब व्हाट्सएप नंबर भी मांग लो, घर का एड्रेस भी दे दूं, चाय पे आओगे सबके सब, बता दो भाई बता दो। चलो, तो आज की क्लास खत्म करें। आई होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी। मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी क्योंकि मेरे बहुत ज्यादा जुकाम है, तो मुझे बोलने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने बहुत रुक रुक के आपको समझाने की कोशिश करी, तो अच्छे से समझ में आई आज की क्लास। हाँ बेटा, ये नहीं पूछा जाएगा किस किस पर लगता है, हजारों प्रोडक्ट है, मैं कैसे बताऊंगी। चल, तो फिर आज की क्लास खत्म करें। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, टिल देन टेक केयर, आप सब अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ, ठीक है, मंडे या ट्यूसडे जब भी क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में आप सबसे मिलती हूँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, नमस्ते एवरीवन, बाय बाय, बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे। आप सबको भी हैव अ वेरी नाइस डे बच्चा, बाय।